हाल ही में कनाडा से कुछ वीडियोस वायरल हुई जहां पर ये देखने को मिला कि कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की ओर से कनाडा के हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से इस पूरी घटना की आलोचना की गई है और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कनाडा की सरकार की काफ़ी आलोचना की है। तो ऐसे में ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, कनाडा की पॉलिटिक्स यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी वीडियो के साथ, इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा अगर आप समझें, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम खबर पे बात करने वाले हैं। खबर के बाद जो है हम सबसे पहले खालिस्तानी अलगाववाद का प्रभाव किस तरह का रहा है और खालिस्तानी आंदोलन, खासतौर पर जब आप कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इन फैक्टर्स की बात करेंगे, फिर इस पर जो है आपका कोल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट रहा है इस पूरे एंगल पर, खालिस्तानी आंदोलन पर कनाडा में, और कनाडा में वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हम देखेंगे। और अंत में एक सवाल भी होगा। सवाल आपका कनाडा की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से आपका जुड़ा हुआ है, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले एक बार अगर आप खबर को समझें तो खबर सिंपल आपकी यही है कि कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर है जिस पर हाल ही में हिंसा की घटना आपको जो है देखने को मिली है, जहां पर मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंचे थे उन पर खालिस्तानी आतंकवादियों की ओर से, एक्सट्रीमिस्ट की ओर से जो है हमला किया गया है। और इस घटना की वजह से जो है बेसिकली आपका कनाडा में मंदिरों पर, पूजा स्थलों पर जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जो हमले बढ़ रहे हैं, वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की आप बात करें तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह की घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और कनाडा में कनाडा के सभी नागरिकों को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार मौजूद है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री की आप बात करें तो उन्होंने भी इस पूरी घटना की आलोचना की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्विटर का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसका सहारा लेते हुए लिखा कि बेसिकली भारत जो है वो इस तरह की घटनाओं से डरने वाला नहीं है और भारत इस तरह की घटनाओं की पूरी तरह से निंदा करता है और भारतीय नागरिकों के साथ जो है भारत हमेशा से मौजूद रहा है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर खालिस्तानी अलगाववाद का प्रभाव क्या रहा है और कनाडा की पॉलिटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर घटना हुई है पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें तो कनाडा में हिंदू मंदिरों पर जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले बेसिकली कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, कोई एकमात्र इवेंट नहीं है, बल्कि इसको आप उस पैटर्न का हिस्सा मान सकते हैं जिसमें कनाडा में खालिस्तानी आंदोलन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कनाडा में खालिस्तान समर्थन का जो पूरा टेंडेंसी है वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1980 के दशक से ही अगर आप देखें, यानी कि कोल्ड वॉर का जो पीरियड था उसी पूरी अवधि के बाद से, 1980 के ही बाद से बेसिकली कनाडा में जो तमाम सरकारें रही हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, वो आपका खालिस्तानी आंदोलन के प्रति बहुत ज्यादा उदार रही हैं, बहुत ज्यादा लिबरल यहां पर आपको नजर आई हैं। फिर इसके अलावा जब इस पूरे एंगल का एनालिसिस किया जाता है कि भारत और कनाडा के संबंधों में खालिस्तान जो पूरा दृष्टिकोण है उसका क्या रोल रहा है, तो इसमें 3 फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सबसे पहला फैक्टर है आपका शीत युद्ध का प्रभाव, यानी कि आपको ये जो पूरा खालिस्तानी एंगल है इस पर कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। फिर कनाडा अगर आप देखते हैं, कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि आपको अमेरिका का खास प्रभाव कनाडा पर देखने को मिलता है और कई बार जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री भी हो गए कनाडा के, वो इस तरह की एक्टिविटीज को कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए इन एक्टिविटीज पर कार्यवाही नहीं करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वोट बैंक की राजनीति भी है, यानी कि कनाडा में जो है आपका राजनीति भी की वजह से भी बेसिकली ये जो खालिस्तानी पूरा आंदोलन का मूवमेंट है या ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म रहता है, ये मुद्दा इतना ज़्यादा मजबूत बना रहता है। तो अब इन 3 फैक्टर्स पर हमने बात की, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शीत युद्ध के प्रभाव की अगर आप बात करें तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत और कनाडा के संबंध कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर थे।
1954 की अगर आप बात करें तो भारत और कनाडा में बेसिकली आपकी बहुत सारी बायलैटरल प्रोजेक्ट्स की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और बेसिकली अगर आप देखें तो साइरस जो परमाणु रिएक्टर था, वो भी भारत को कनाडा की ओर से ही दिया गया था। तो कनाडा ने भारत के परमाणु प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन जब 1974 में भारत ने साइरस से विखंडनीय सामग्री का उपयोग करके पहले शांतिपूर्वक परमाणु विस्फोट को किया, तो इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर भारत और कनाडा के संबंध जो है खराब होने लगे थे, क्योंकि कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने कनाडा को धोखा दिया है। क्या भारत ने जो है यहाँ पर परमाणु हथियार बनाने के लिए उसके द्वारा जो रिएक्टर दिया गया था उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से बेसिकली भारत और कनाडा के संबंध जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और आगे आते हैं तो पियरे ट्रूडो, जो कि आपके जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं, इसके अलावा पियरे ट्रूडो के नेतृत्व वाली जो लिबरल पार्टी थी और ब्रायन मुलरोनी के नेतृत्व वाली जो प्रगतिशील रूढ़िवादी सरकार थी, इन्होंने खालिस्तानी उग्रवाद के बारे में भारत की चिंताओं के प्रति बहुत ज्यादा उदासीनता दर्शाई, बहुत ज्यादा कार्यवाही यहां पर नहीं की गई। इसकी वजह से बहुत सारे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए 1982 में खालिस्तानी आंदोलनकर्ता या खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण जो प्रस्ताव था उसको जो है अस्वीकार कर दिया था। यानी कि कनाडा ने बेसिकली ये जो आतंकवादी थे इसको भारत भेजने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उस फ्लाइट में आपको विस्फोट देखने को मिला था 1985 में। कनाडा इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, यहाँ पर ही बताया गया कि जो बम इसमें रखा गया था वो बम भी कनाडा में ही रखा गया था और उस फ्लाइट में कई कनाडाई नागरिक भी मौजूद थे। लेकिन उसमें से अधिकांश जो नागरिक थे वो सिख नागरिक थे, इसीलिए बाद में कनाडा ने कोई खास जो जांच है वो जांच यहाँ पर कनाडा की ओर से नहीं की गई और कुछ ज्यादा निष्कर्ष यहाँ पर निकल करके नहीं है। बहुत लंबा समय यहाँ पर लग गया था और फिर उस लंबे समय में सारे जो सबूत थे, जो साक्ष्य थे, वो यहाँ पर समाप्त कर दिए गए और कुछ खास निष्कर्ष यहाँ पर निकल करके इस पूरी जांच का निकल करके नहीं आया था। तो ये बेसिकली आपका जो पूरा कोल्ड वॉर का पीरियड था उसके बारे में हमने बात की। अब इसके अलावा कनाडा की जो राजनीति है, उस राजनीति में ये पूरा इशू कितना इंपॉर्टेंट है उसकी अगर आप बात करें तो कनाडा की पॉलिटिक्स में जो बेसिकली आपकी सिख कम्युनिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कनाडा में आपको सिख कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इसी वजह से खालिस्तान आंदोलन का जो इशू है वो कनाडा में हमेशा एक हॉट इशू के तौर पर सामने आता है, कनाडा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में देखें, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो 2015 में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार ने सिख वोट बैंक को राजनीतिक रूप से सबसे पहले संगठित करना, मोबिलाइज करना जो है शुरू किया था। ट्रूडो के पहले कार्यकाल में बहुत सारे लोक लुभावन उपाय किए गए, जिन उपायों से साफ तौर पर यह पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है वो राजनीतिक उद्देश्य से इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो 2017 में ओंटारियो प्रांत की विधानसभा जो है उसने सिख विरोधी दंगे जो कि 1984 में भारत में देखने को मिले थे, इन दंगों को नरसंहार बताते हुए एक प्रस्ताव जो है पारित किया था। इसके अलावा 2018 में कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने सिख चरमपंथ यानी सिख एक्सट्रीमिज्म का खतरा जो है अपनी रिपोर्ट में बताया था। लेकिन उस समय कनाडा का जो सिख कम्युनिटी है उसकी ओर से इस पूरी रिपोर्ट का विरोध किया गया और उसके बाद इस रिपोर्ट को वापस ले लिया गया। इसके अलावा फरवरी 2018 में खालिस्तानी चरमपंथ की निंदा करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन वहां पर भी सिख कम्युनिटी की ओर से विरोध किया गया, बाद में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तो बहुत सारे आपको ऐसे इवेंट देखने को मिलेंगे। जैसे एक इवेंट आपको देखने को मिला था जहां पर जो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, उस हत्या की महिमा मंडन करते हुए एक रैली, एक झांकी जो है वो कनाडा में निकाली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट आपको देखने को मिलेंगे जिन इवेंट से यह साफ पता चलता है कि कनाडा की सरकार जो है और कनाडा की खासतौर पर जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है वो यहां पर इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने क्षेत्र में जो आपका सिख वोट बैंक है उसको मोबिलाइज किया जा सके। और कई रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको पता चलता है कि वर्तमान समय में अगर आप देखें तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो लोकप्रियता है वो लोकप्रियता काफी ज्यादा कम हो रही है। तो इसको ये जो पिछले कुछ समय में आप देखेंगे कि कनाडा की ओर से लगातार भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार ये जो सिख एक्सट्रीमिज्म का इशू है ये बढ़ रहा है, इसको बेसिकली जस्टिन ट्रूडो की ओर से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एक उपाय के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये ओवरऑल जो भी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स पर हमने
चर्चा की। अब अंत में जो है यहाँ पर निष्कर्ष की बात अगर आप करें तो निष्कर्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि खालिस्तान का जो पूरा इशू है उसको कनाडा की सभी पार्टियों में, चाहे आप कनाडा की किसी भी राजनीतिक दल की बात करें, वो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो सिख कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए इस इशू को हमेशा से इस्तेमाल करते रहे हैं। और इसके प्रति दोनों ही दलों में, कनाडा में जो भी दो प्रमुख दल हैं उनके बीच में आपको सहमति देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कनाडा का दृष्टिकोण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को खुश करने के लिए विकसित हुआ है, यानी कि वहां पर सिख कम्युनिटी को पॉलिटिकली एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने खालिस्तानी एजेंडे के प्रति सहानुभूति दिखाई है, जिसका घरेलू और विदेशी नीतियों पर प्रभाव आपको देखने को मिला है। यानी कि जो जिस तरह की पॉलिटिक्स आपको वर्तमान समय में कनाडा में देखने को मिल रही है, जिस तरह की इश्यूज वहां पर देखने को मिल रहे हैं, उन इश्यूज ने न केवल कनाडा की डोमेस्टिक पॉलिसी को इंपैक्ट किया है, बल्कि कनाडा की जो फॉरेन पॉलिसी है, खासतौर पर कनाडा और भारत के रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो फॉरेन पॉलिसी भी कनाडा की प्रभावित हुई है। इसके अलावा भारत कनाडाई संबंध जो है वो वर्तमान समय में तनावपूर्ण सिचुएशन में मौजूद है। और यहाँ पर बेसिकली आपका, क्योंकि कनाडा जो है भारत की सुरक्षा चिंताओं पर घरेलू राजनीतिक विचारों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। भारत की ओर से बार बार ये बताया गया है कि जिस तरह से कनाडा की राजनीति में खालिस्तान इशू को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पूरा इस्तेमाल जो है ये भारत की जो सुरक्षा है उस पर खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा के राजनीतिक दलों की ओर से इस पूरे विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और वो इस पूरे टॉपिक को एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। संप्रभु राज्यों को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का जो सिद्धांत है वो कनाडा फॉलो नहीं कर रहा है। कनाडा की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके खिलाफ बेसिकली यहाँ पर तमाम कार्यवाहियां आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो है हमारा आज का निष्कर्ष हुआ। अब अंत में इस पूरे टॉपिक से जुड़ा एक सवाल भी है। सवाल आपका कनाडा की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैकेंजी नदी, ऑप्शन बी फ्रेजर नदी, ऑप्शन सी सेंट लॉरेंस नदी और ऑप्शन डी यूकोन नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।